आप सभी के बीच लेकर एक और थ्योरी और कंसेप्ट का वीडियो आ चुका हूं, जहां पे आप बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे कंसेप्ट को सीखेंगे। देखिए, मैं बार बार यही कहता हूं, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन ये जो मैं थ्योरी का और शाम में जो एक टेस्ट का क्यूज का वीडियो डाला हूं, ये जरूर आप देखें, ठीक है। इससे आपके अंदर जो तैयारी है उसका पता लगेगा कि आप वास्तव में कितने पढ़ के बैठे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है सिएटिक नर्व में पाई जाने वाली सबसे बड़ी नर्व है। नर्व में बॉडी में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी तंत्रिका है, नर्व है, वो अपन सिएटिक नर्व है, ठीक है। विजुअल एरिया ऑसिपिटल लोब में पाया जाता है। विजुअल एरिया यानी जो दृश्य क्षेत्र है वह ऑसिपिटल लोब में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अरोटा में हाईएस्ट बीपी पाया जाता है। जो महाधमनी होता है उसमें सबसे उच्च बीपी ब्लड प्रेशर पाया जाता है, ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, ह्यूमन बॉडी में हार्ट जो होता है थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, आपको पता है, ठीक है। ऊपर पेट से ऊपर वाला एरिया जो है सभी के सभी थोरेसिक कैविटी है। ए वाला एरिया जो है डायफ्राम, ऊपर थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम से नीचे एब्डोमिनल कैविटी, समझ रहे हैं। एब्डोमिनल कैविटी में सारे ऑर्गेन हैं, जैसे किडनी, लीवर, ठीक है, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, सब जो है एब्डोमिनल कैविटी में है। थोरेसिक कैविटी में हार्ट है, फेफड़ा है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया हाइपोथैलेमस है, मतलब विभिन्न प्रकार के हैं, ठीक है ना। सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ईसीएफ में पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन जो है आपका ये है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान में देखिए, सोडियम जो होता है जिसे हम लोग Na कहते हैं, यह ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, रीनल आर्टरी किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। रीनल आर्टरी जो है किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। लाइपेज जो होता है, लाइपेज नामक एंजाइम फैट के डाइजेशन में सहायक होता है। ये एक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, लाइपेज, ये सब एंजाइम है। इसी में से लाइपेज जो क्या करता है, यह आपके फैट का जो है डाइजेस्ट करता है, पाचन करता है, ठीक है। बड़ी आंत की लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर 3 डिस्टिंक्ट मसल्स बैंड बनाती है, जिन्हें टेनिकॉली कहते हैं। बड़ी आंत जो होता है, आपको पता है बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका चौड़ाई ज्यादा होता है लेकिन लंबाई छोटी आंत से कम होता है, समझ लीजिए। आगे है, बड़ी आंत के लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स है, मसल्स लेयर है, 3 डिस्टिंक्ट मसल्स बैंड बनाती है, ठीक है, जिन्हें टेनिकॉली कहते हैं। प्रोटीन डाइजेशन का अंतिम उत्पाद एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन डाइजेशन होने के बाद जो अंतिम उत्पाद बनता है वो एमिनो एसिड बनता है, ठीक है। इंटेस्टाइन जूस में एंटेरोकाइनेज नामक एंजाइम पाया जाता है। जो इंटेस्टाइनल जूस होता है तो उसमें इंट्रोकाइनेज नामक एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। राइट तथा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज असेंडिंग ऑरोटा की ब्रांच होती है। राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज असेंडिंग ऑरोटा की ब्रांच होती है, समझ गए, असेंडिंग ऑरोटा। आगे है, एस्टलाई किए जाने वाले उपकरण को ऑटोक्लेव के आंतरिक चेंबर में रखा जाता है, ठीक है ना। जो एस्टरलाइज किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं, जिसको एस्टरलाइज करना है, कीटाणुनाशन करना है, उसको ऑटोक्लेव के आंतरिक चेंबर में रखना है। जैसे सर्जरी वगैरह जो उपकरण होता है उसको ऑटोक्लेव के आंतरिक इंटरनल चेंबर में रखा जाता है, क्योंकि ऑटोक्लेव आपका पता है कैसे होता है। ऑटोक्लेव के आंतरिक चेंबर में क्षमता से अधिक उपकरण नहीं भरने चाहिए, क्योंकि यह एक आपका कैपेसिटी वाला होता है। कैपेसिटी से ज्यादा उसमें आप उपकरण को नहीं डालिएगा स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर, इसे क्लोरीकृत चूना, क्लोरीनेटेड लाइम भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की मात्रा होती है, ठीक है ना, इसीलिए इसे क्लोरीनीकृत चूना भी कहते हैं, समझ गए। अच्छी क्वालिटी वाले ब्लीचिंग पाउडर में लगभग 33% उपलब्ध क्लोरीन होती है। जो अच्छे क्वालिटी के ब्लीचिंग पाउडर होगा ना,
उसमें 33% आपके क्लोरीन की मात्रा होते हैं। यही कारण है कि ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल जो है आपको पानी को साफ शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है। ठोस ब्लीचिंग पाउडर, सॉलिड ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग मुख्य रूप से वाटर सोर्स जैसे कुएं, पानी के टैंक आदि के डिसइंफेक्ट हेतु किया जाता है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में 33% क्लोरीन होता है, 33% क्लोरीन होता है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के तुलना में जो है आपको सस्ता भी मिलता है। ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर अगर सीधा क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाएगा तो क्लोरीन महंगा आता है, लेकिन अगर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर सस्ता है, और सस्ता के साथ ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन की मात्रा है। तो क्लोरीन जो है क्या करता है, जो ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन है वो पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए उपयोग में आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर भी। ठीक है। आगे यहाँ पे है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसे प्रायः लाल दवा के नाम से जानते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से लाल दवा के नाम से किससे प्रचलित है या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे बीज संक्रमण हेतु इनके 1:5000 से 1:10,000 सांद्रता वाले घोल का यूज किया जाता है। जब डिसइंफेक्ट किया जाना हो पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से, तो उसमें इसका जो घोल होता है सांद्रता 1:5000 1:10,000 का सांद्रता में होता है। ठीक है। आगे है मुंह की सफाई हेतु इसका उपयोग किया जाता है। सीज बात के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। ब्लेडर की सफाई, इरिगेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग जो है फल एवं सब्जियों के बीज संक्रमण हेतु भी बहुयात में किया जाता है। तो इन सब चीजों में जो है आपके पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। हाइट, आप देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन, एग्जाम में कैसे पूछेगा, कहेगा एग्जाम में दे देगा कि पोटेशियम परमैंगनेट के 1:5000 की मात्रा जो है उपयोग किया जाता है इनमें से किसके लिए, और इनमें से एक ऑप्शन दे देगा मुंह की सफाई, या बाकी एकदम अलग अलग दे देगा। तो मुंह की सफाई जानते हैं, सीज बात के दौरान जानते हैं, ब्लेडर की सफाई जानते हैं। ठीक है। सब्जियों फलों को रख रखाव में जानते हैं, तो मरा देंगे, देख लेंगे। ठीक है। आगे है यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऑक्सीकारक एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऑक्सीकारक एजेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का बॉन्ड है, समझ गए, जिससे निम्न यूज है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या क्या उपयोग है देख लीजिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी एक आपका विलियन ही सॉल्यूशन ही है, जो डिसइंफेक्ट के काम में आता है, जैसे घावों की सफाई करना। ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। फॉर्मेलिन फॉर्मलडिहाइड का 40% घोल होता है। जो फॉर्मेलिन होता है ना, यह फॉर्मलडिहाइड का 40% घोल होता है। इसका उपयोग धूम्रीकरण यानी फमीगेशन हेतु किया जाता है। अब फमीगेशन क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। फॉर्मेलिन जो होता है फॉर्मलडिहाइड का 40% घोल होता है, यानी फॉर्मलडिहाइड में 40% फॉर्मलिन जो है आपके होते हैं, और इसका उपयोग धूम्रीकरण फमीगेशन हेतु किया जाता है। ठीक है। ओटी में उपकरणों के बीच संक्रमण हेतु मुख्य रूप से साइडेक्स का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि ओटी में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है बीज संक्रमण के लिए, तो साइडेक्स के याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, सेवलॉन का उपयोग। तो सेवलॉन का उपयोग करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, घावों की सफाई के लिए, सर्जरी से पूर्व त्वचा की सफाई के लिए। ठीक है। और ये सब जो है आपको सेवलॉन भी एक आपका जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। ठीक है। तो इसका काम है थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करना, घाव की सफाई करना, सर्जरी से पहले सर्जरी साइट को साफ करना। ठीक है ना। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, थर्मामीटर के डिसइंफेक्ट हेतु डिटॉल के 1.40 सांद्रता वाले घोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। थर्मामीटर को अगर आपको डिसइंफेक्ट करना हो तो 1:40 सांद्रता वाले घोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका
ये रेशियो सब याद रखिए, रेशियो पर क्वेश्चन पूछता है, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट का रेशियो, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का रेशियो, ये सेवलॉन का रेशियो, रेशियो जरूर याद रखिएगा। स्तनपान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्तनपान के लिए सबसे सस्ता न्यूट्रिशन एवं सेफ आहार है। स्तनपान जो है इन्फेंट्स के लिए, नवजात शिशु के लिए, ठीक है ना, या शिशु के लिए सबसे सस्ता, न्यूट्रिशनल और सबसे सुरक्षित आहार है। ध्यान दीजिएगा। ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो ब्रेस्ट में लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज एक डाइसेकेराइड होता है जो अपघटित होकर ग्लूकोज एवं लैक्टोज में टूट जाता है। गैलेक्टोज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विकास में सहायता करता है। माय डियर, आपको एक चीज ध्यान में देना पड़ेगा कि ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज काफी अच्छी मात्रा में होता है और ये लैक्टोज डाइसेक्राइड होता है, ठीक है। और ये डाइसेक्राइड होता है तो ये अपघटित होकर ग्लूकोज और लैक्टोज में टूट जाता है। तो जब ग्लूकोज और लैक्टोज में टूट जाता है तो जो उसके बाद जो ग्लैक्टोज बनता है, यह ग्लैक्टोज जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विकास में काफी सहायता करता है, ठीक है। इसीलिए माँ के दूध से बच्चा को सब कुछ मिल जाता है। ब्रेस्ट मिल्क में टॉरिन तथा सिस्टीन जैसे एमिनो अम्ल पाए जाते हैं जो कि प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज मिलने के साथ साथ टॉरिन भी रहता है और सिस्टीन भी रहता है और ये अमीनो अम्ल में पाए जाते हैं जो प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए, अब 100 मिली ब्रेस्ट मिल्क में जो है 65 से 70 कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। एवरेज 66 आपको देता रहेगा, एनर्जी उतना मिलता है। प्रोटीन की बात करेगा तो 1.2 ग्राम, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, प्रोटीन देख लीजिए, प्रोटीन 1.2 ग्राम। इसमें लैक्टालबुन जो है सबसे अधिक होता है, लैक्टाबुलिन जो है सबसे अधिक होता है प्रोटीन में। 6.5 ग्राम लैक्टोज पाया जाता है, 3.5 ग्राम वसा पाया जाता है, 35 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, 15 मिलीग्राम फास्फोरस, 2 से 6 मिलीग्राम विटामिन सी आदि जो है बच्चे को, इसीलिए कहा जाता है बच्चे के दूध में एनर्जी भी मिलता है, फैट भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, फास्फोरस भी मिल रहा है, विटामिन सी भी मिल रहा है। तो एक बच्चे के लिए जो आवश्यक है सब मिल जा रहा है, ठीक है ना। आगे है, एक माँ द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 से 700 मिली दूध सीक्रेट होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे है ब्रेस्ट मिल्क में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम और लाइसोजाइम आदि पाए जाते हैं जो शिशुओं को इंटेस्टाइनल तथा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडीज होते हैं जो बाहरी एंटीजन से बॉडी में इन्फेक्शन से बचाता है। तो चूंकि बच्चा दवाई ववाई लेता नहीं है तो बच्चा को कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए प्राकृतिक रूप से, तो माँ के दूध से ये सब मिलता है। ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाने वाला लेक्टालबुइन, ये मैंने अभी बताया, एक प्रोटीन है, ठीक है ना। ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाने वाला लैक्ट एल्बुमिन ई कोलाई का दमन करता है। लैक्ट एल्बुमिन बाइफिडस जीवाणुओं को वृद्धि को भी रोकता है। चूंकि यह एक प्रोटीन है तो ई कोली एक सूक्ष्म जीव है जिसको दमन करता है, बाइफिडस को भी जीवाणुओं को वृद्धि को प्रभावित करता है लैक्ट एल्बुमिन, ठीक है। नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद क्लीन और ड्राई कपड़े में लपेटकर एक ट्रे में रखना चाहिए। जैसे ही बच्चा जन्म ले साफ करके उसे क्लीन और ड्राई कपड़े में लिपट कर रखना चाहिए तापमान को मेंटेन करने के लिए। नवजात शिशु में निम्न कारणों से हाइपोथर्मिया होने की संभावना अधिक रहती है। यानी बच्चे में कुछ कारण है जिसके कारण हाइपोथर्मिया यानी तापमान समान से कम हो जाता है। किन कारणों से, देख लीजिए। बाह्य वातावरण का तापमान इंट्रा यूटेरिन टेम्परेचर की तुलना में कम होना। हाइपोथर्मिया कब होगा, जब तापमान कम हो जाएगा बॉडी का। तो कम कब होता है, तो जब बच्चा गर्भ के अंदर था तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर मिल रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर आया मतलब उस जो है तापमान वातावरण से जो है उसको कम तापमान मिल रहा है, तो इसीलिए होता है। जन्म के समय नवजात के शरीर के गीला होने के कारण वाष्पीकरण की क्रिया के कारण हीट लॉस होता है। देखिएगा शरीर जितना नमी रहता है ना उतना जो है आपका हीट लॉस होता है, ठीक है।
तो बच्चा जितना देर अधिक देर गीला रहेगा शरीर उसका, उतना वाष्पीकरण होगा, और जितना वाष्पीकरण होगा उसका हीट लॉस होगा शरीर से। ठीक है, आगे है यहाँ पे देख सकते हैं, नवजात का बॉडी सरफेस एरिया वयस्क की तुलना में अधिक होने के कारण हीट लॉस अधिक होता है। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की आंखों को नॉर्मल सलाइन से भीगी हुई विसंक्रमित सुई स्टरलाइट कॉटन से साफ जो है करनी चाहिए। सुई नहीं, यहाँ पे रुई है। ठीक है ना, तो जैसे ही बच्चा जन्म ले उसकी आंखों को सफाई करना चाहिए नॉर्मल सलाइन से, कॉटन से भिगोकर, क्योंकि उसके आंखों में इन्फेक्शन होता है, जिससे आपको पता है कि ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम होता है बच्चा में, प्रथम 21 दिन जन्म के ये होता है। ठीक है ना, चलिए आगे है यहाँ पे कि जन्म के बाद शुरुआती 24 से 48 घंटे तक नियोनेट को स्नान कराने से बचना चाहिए। यानी जन्म के 24 से 48 घंटे बच्चे को स्नान कराने से बचना चाहिए। ठीक है, नवजात की इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण उसमें इन्फेक्शन फैलने की संभावना अधिक रहती है। अब चूंकि बच्चा जन्म लेता है तो उसको तो ज़्यादा स्रोत है नहीं इम्यूनिटी बूस्ट करने का, तो उसमें इम्यूनिटी कमजोर होता है, तो उसमें इन्फेक्शन फैलने का भी संभावना अधिक होता है। ठीक है, टिटनेस नियोनेंट्रम, ठीक है, टिटनेस नियोनेंट्रम और टिटनेस नियोनेंट्रम क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी नामक बेसिलाई द्वारा फैलता है। ठीक है ना, जो नवजात जो टिटनेस होता है वह क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी नामक बेसिलाई के कारण फैलता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है माय डियर एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया क्या होता है पता है, के दौरान यदि दौरा फिट अगर नियंत्रण में हो तथा फीटस अपरिपक्व हो तो ऐसी स्थिति में गर्भ अवस्था को फीटस के परिपक्व होने तक जारी रखा जा सकता है। महिला अगर इक्लेम्पसिया से पीड़ित है और महिला के दौरा भी नियंत्रण में हो, तो जो भ्रूण है अपरिपक्व अगर है, अभी मेच्योर नहीं है, तो उस गर्भ अवस्था को, प्रेगनेंसी को हम परिपक्व होने तक जारी रख सकते हैं। अगर दौरा नियंत्रण नहीं हो महिला में तो उससे जो है हम आगे सोच सकते हैं। ठीक है, कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हालांकि इस दौरान प्रेग्नेंट वुमेन तथा उसके फीटस की बारीकी से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। वही चीजें है कि जारी रख तो रहे हैं लेकिन दौरा का कोई ठीक नहीं है कब आ जाएगा, तो लगातार मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। ठीक है, एक्लेम्सिया के दौरे का यदि एक्लेम्सिया के दौरे नियंत्रण में नहीं हो तथा प्रसर प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई हो तो ऐसी स्थिति में 6 से 8 घंटे के अंदर इंड्यूस्ड लेबर या सिजेरियन सेक्शन द्वारा गर्भ अवस्था का समापन कर देना चाहिए। वही चीजें है कि एक्लेम्सिया में दौरा अगर आ रहा है तो उसके प्रबंध करेंगे, क्योंकि वो दौरा आ रहा है तो भ्रूण के लिए भी खतरा है और महिला के लिए भी खतरा है। तो अगर दौरा कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है, और प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ अगर स्टार्ट नहीं हुआ हो लेबर, तो ऐसी स्थिति में जितना जल्द से जल्द हो सके इंड्यूस्ड प्रेरित लेबर या फिर सिजेरियन सेक्शन करा के समापन कर देना चाहिए। ठीक है, आगे है लंबे प्रसव के कारण महिला में डिहाइड्रेशन एवं कीटोएसिडोसिस जैसी समस्या उत्पन्न होती है। अगर प्रोलॉन्ग लेबर चलता है लंबे समय तक तो महिला में डिहाइड्रेशन और कीटोएसिडोसिस समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे है गायनेक्वाइड पेल्विस को असली मादा पेल्विस भी कहते हैं। यह चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे आदर्श टाइप का पेल्विस होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा गायनेक्वाइड पेल्विस सबसे अच्छा माना जाता है बच्चे के जन्म के लिए और इसे मादा पेल्विस भी कहा जाता है। ठीक है, 2000 ml होता है अगर यूरिन आउटपुट, तो 2000 ml से अधिक होना पोलीयूरिया मतलब बहुत ज्यादा यूरिन होना ये कहलाता है। 100 से 400 ml के बीच होता है तो ओलीगुरिया मतलब यूरिन का कम होना, तथा 100 ml से भी कम होना एनुरिया यानी जो है यूरिन का अनुपस्थित कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है डायबिटीज मेलिटस तथा डायबिटीज इंसिपिडस के दौरान, समझ गए, डायबिटीज जिसे डीएम कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस के दौरान यूरिन आउटपुट समान से अधिक हो जाता है। यानी डायबिटीज वाले मरीज हो या डायबिटीज इंसिपिडस वाले मरीज हो, इनमें यूरिन की मात्रा बढ़ जाता है, बार बार यूरिन जो है जाता है व्यक्ति। जबकि अगर किडनी डिजीज हो, रीनल डिजीज हो तो और शॉक डिजीज हो तो इस दौरान यूरिन कम जाता है। ठीक है, कम होता है।
समझ गए? इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। समान यूरिन का कलर हल्का पीला, येलोविश या एम्बर होता है। समान यूरिन जो होता है उसका कलर हल्का पीला या फिर एम्बर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। मूत्र का असमान कलर निम्न पदार्थों की उपस्थिति को इंडिकेट करता है। अगर आपके यूरिन जो है असमान कलर है, अलग कलर है नॉर्मल से, तो किन किन चीजों को इंडिकेट करता है देख लीजिए। ठीक है। ब्राइट रेड, अगर आपके यूरिन में चमकीला लाल आ रहा है तो ये जो है फ्रेश ब्लड की अधिक मात्रा को दर्शाएगा, यानी आपके यूरिन में ब्लड की मात्रा आ रहा है। अगर आपका यूरिन पिंक है तो फ्रेश ब्लड की हल्की मात्रा जो है आपको पिंक को दर्शाता है। अगर आपके यूरिन की कलर ग्रीन या ब्राउनिश येलो है तो बाइल साल्ट या बाइल पिगमेंट आपके यूरिन में आ रहा है। ठीक है ना। ग्रीन या ब्राउनिश येलो है तो बाइल साल्ट या बाइल पिगमेंट आपके यूरिन में आ रहा है। ठीक है। आगे है मिल्की व्हाइट फाइलेरियासिस के कारण। अगर मिल्की व्हाइट आ रहा है तो वह फाइलेरियासिस को बताता है। रेडिश ब्राउन आ रहा है तो यूरोबिलिनोजेन को बताता है। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, नॉर्मल यूरिन में एरोमेटिक गंध पाई जाती है। नॉर्मल समान यूरिन में एरोमेटिक गंध पाई जाती है। फलों जैसी गंध डायबिटीज के पेशेंट में पाई जाती है। फलों जैसी गंध डायबिटीज के पेशेंट में पाई जाती है। ऐसा कीटोन बायोडीज की उपस्थिति के कारण होता है। ऐसा कब होता है? कीटोन बॉडीज के उपस्थिति के कारण। ठीक है। यूरिन की नॉर्मल पीएच हल्की सी एसिडिक होती है। नॉर्मल का जो यूरिन का नॉर्मल पीएच होता है वो हल्का सा 7 से कम होगा, 6.8 6 पॉइंट कुछ 7 इतना जो है आपका होता है, यानी एसिडिक होता है। मूत्राशय के इन्फ्लामेशन के द्वारा इसका पीएच क्षारीय हो जाता है। जब आपका ब्लेडर में यूरिनरी ब्लेडर में इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो ये पीएच जो है क्षारीय में बदल जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो अपन यहाँ पे समाप्त होता है। आपको करना है शेयर, आपको करना है सब्सक्राइब, और सब लोग से जो है शेयर कीजिए, आपको बेहतर फायदा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।